अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है, जिस तरह मैंने कल आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी आपको दो टाइप्स बता दी थी वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है आगे, जो नेक्स्ट है वेक्टर के आगे, जो इंट्रोडक्शन के आगे टॉपिक है कि हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ठीक है। आज जो हमने चार चीज़ें पढ़नी है जो इस लेक्चर के अंदर हैं। सबसे पहले जो है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर। मीन्स के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सिस्टम कौन सा है, इसका वेक्टर के अंदर क्या काम है हमारे पास। और थर्ड वन है एडिशन ऑफ वेक्टर, कि जिस तरह हम लोग सिंपल स्केलर को ऐड कर लेते हैं, स्केलर मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर लेते हैं, उसमें हम लोग वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। और थर्ड जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, फोर्थ वन, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि हमने जो वेक्टर की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, हम लोग ने ये डिस्कस करना है। सबसे पहले जो हमारे पास हम बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ है। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास टॉपिक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे फिजिक्स के अंदर, हम लोग इसके बारे में दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद है हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब जो हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह है, और हमारे पास सिम्बियोलिक किस तरह है। अब मैं सबसे पहले सिम्बियोलिक के बारे में आपको बताता हूँ। स्टूडेंट, सिम्बियोलिक के अंदर हम लोग क्या चीज़ करते हैं। सिम्बियोलिक के अंदर हम लोग यूज बोल्ड लेटर विथ यूज बोल्ड लेटर विथ यूज बोल्ड लेटर और एन एरो ऑन अबव और बॉटम टू द फर्स्ट letter of a physical quantity. For example, में हमारे पास क्या है, देखें, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं मैं। अब डिस्प्लेसमेंट का मैं क्या यूज करूंगा, कैपिटल डी। अगर मैं बोल्ड लेटर यूज करता हूं तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको बोल्ड की फॉर्म में इस लेटर को लिखूंगा, कि इसको मैं बोल्ड बनाऊंगा। अगर आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप उसको मार्कर के साथ लिख सकते हैं। जैसा ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मेरे पास वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मेरे पास अगर कोई और एग्जांपल है, वो वेलोसिटी की एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, तो वेलोसिटी का मैं क्या करूँगा, स्मॉल v, और मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, ये चीज़। अब हमारे पास जो दूसरी है, अगर मैं लेटर के साथ यूज़ करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी को अपने, मैं बोल्ड लेटर नहीं लिखता, एरो हेड के साथ मैंने किस तरह करना है, तो एरो हेड में मैं क्या करूँगा, सिंपल डी। तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर या तो मैं एरो अबव साइड पे लगा दूंगा, ऊपर लगा दूंगा इसके, या मैं क्या करूँगा, उसी के नीचे इस तरह मैं एरो लगा सकता हूँ। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी के साथ मैं क्या करूँगा,
या तो मैं ऊपर इसके एरो लगाऊंगा या मैं क्या करूंगा इसके बिलो जो यहाँ पे है मैं इस तरह एरो लगा दूंगा। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि हम लोग बोल्ड लेटर यूज कर सकते हैं और जो दूसरा यहीं पे मेथड हम लोग यूज करते हैं वो एरो हेड के साथ है कि हम अबव उसके ऊपर वाली साइड पे एरो लगाते हैं या उसके बॉटम वाली साइड पे एरो लगाते हैं। अब यहीं पे हमारे पास जो दूसरी है वो मेथड है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के साथ स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चीज आ जाती है वो है हम लोग एरो यूज करते हैं। एरो, अब एरो किस तरह यूज करते हैं स्टूडेंट, जो एरो है उसकी जो हेड होगा, हेड जो है वो क्या शो करेगा, हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर quantity and length shows the magnitude, length shows the magnitude of that physical vector quantity। और उसकी जो लेंथ है बाया स्टेबल, जो भी हमें सूट करता है स्टेबल स्केल के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हम कहते हैं कि दैट लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फोर्स है, मैं अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, मेरे पास ये मेरे पास बुक है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो अगर मैं इस फोर्स को पुश कर रहा हूँ, इसके फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर पुश कर रहा हूँ बुक को, तो ये मूव करेगी। आप देखिए हमारे पास जो जितना इस कोई भी हमारे पास वेट होगा, कोई भी बॉडी होगी, जितना उसे मूव करना है वो हम पेज के ऊपर तो ड्रॉ नहीं कर सकते। भाई इसने इतनी लेंथ, अगर वो लेट्स सपोज के मैं कहता हूँ वो उसको मैंने 2 मीटर मूव करवाया है, अब 2 मीटर की लाइन मैं अपने उसके ऊपर पेज के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकता या बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं क्या कह दूंगा कि मैं उसका स्केल ले लूंगा दैट कि मेरे पास वो जो स्केल है मैं कहता हूँ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो फिर मेरे पास अगर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लिया है तो मेरे पास मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। वो कितनी बन जाएगी, अगर ये मेरे पास ये है तो मैं उसको क्या करूंगा, ये मेरे पास 1 cm और ये मेरे पास कितनी बन गई 1 cm, तो मीन के 1 मीटर इज इक्वल्स टू ये कितना बन गया टोटल 2 मीटर। अब इस एरो ने क्या कर दिया हमारे पास, ये जो एरो है हमारे पास यहाँ पे, इस एरो ने डायरेक्शन बता दी, डायरेक्शन, और ये जो मेरे पास ये जो स्केल है इसने क्या शो कर दिया, मुझे मेरी मैग्नीट्यूड के बारे में बता दिया। एक और एग्जांपल है, लेट्स सपोज मैं फोर्स के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन फोर्स इक्वल्स टू 1 cm। अब मैंने फोर्स लगाई है 5 न्यूटन किसी बॉडी के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे कितना एरो ड्रॉ करूँगा, मैं इस एरो को ड्रॉ करूँगा 5 सेंटीमीटर तक, कि 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 एंड 5, मींस कि अगर मैं यहाँ पे ये शो करता हूँ कि ये 1 cm 2 3 4 यहाँ तक आ गया 5, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो फोर्स है वो 1 न्यूटन, यहाँ पे 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन और ये 1 न्यूटन इस इक्वल टू कितना बन गया 5 न्यूटन। तो ये है स्टूडेंट मेरे पास ग्राफिकली मेथड कि मैं एक सुटेबल स्केल लेके इस ग्राफिकल मेथड के साथ इसको यहाँ पे ये शो कर सकता हूँ कि इस तरह ये मेरे पास है, इसकी मैं मैग्नीट्यूड के साथ स्केल लगाऊंगा और मैं इसको एरोहेड के साथ लगा दूंगा। ठीक है,
अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफिकली था वो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर मेरे पास कोई स्केल आ जाता है लेंथ वाइज आ जाता है तो मैं ये शो कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आती है जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास होती है, ठीक है, तो मैं उसको इस तरह शो कर सकता हूँ। अब मैंने भी जो आपको पहला बताया वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और उसके अंदर भी आपको मैंने कितने मेथड बता दिए, 2 मेथड। पहला है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो ये वाला है हमारे पास जिसमें बोल्ड लेटर और एरो हेड के साथ हम लोग किसी भी चीज़ को शो कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है स्टूडेंट यहाँ पे वो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि हम लोग एरो को यूज करते हैं। हमारे पास ये जो एरो है हम इस एरो को यूज करेंगे और एरो के साथ हम लोग किस चीज को शो करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा हुआ है बाय स्टेबल स्केल यहाँ पे, और जो एरो है, एरो जो हेड होगा इसका वो किस चीज़ को शो करेगा, डायरेक्शन को। और यहाँ पे जो स्टेबल स्केल है वो हम लोग लगा लेते हैं बिकॉज वो इसलिए कि हम लोग प्रॉपर लाइन जो है वो अगर 2 मीटर की लाइन है तो वो हम लोग अपने किसी कॉपी के पेज पे या शीट पे ड्रॉ नहीं कर सकते। हमने उसके लिए एक शॉर्ट स्केल यहाँ पे जो है वो लेते हैं और उस स्केल के साथ हम लोग क्या करते हैं अपनी उस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है अभी पहला पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं सर। यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्टूडेंट हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास लाइन का कम्बिनेशन है। अब वो लाइन कौन सी है स्टूडेंट, कि हम इनके लाइन वो 2 लाइन भी हो सकती हैं और 2 से ज़्यादा लाइन भी हो सकती हैं, कि हम उनको आपस में इंटरसेक्ट करवाते हैं, आपस में वो लाइंस जो हैं वो एक जगह पे मिलती हैं, उनको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल मीन्स कि अब यहाँ पे क्या लिखेंगे डेफिनेशन के तौर पे, कम्बिनेशन ऑफ 2 or more lines intersecting at one point with perpendicularly मीन्स कि परपेंडिकुलर से मुराद क्या है यहाँ पे कि वो जो 2 लाइंस हैं या 2 और मोर लाइंस वो आपस में क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर से मुराद है कि आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास मैं बात करता हूँ कि एक लाइन मेरे पास ये है, मेरे पास अच्छा उन जो स्टूडेंट हमारे पास जो लाइंस है उनका जो हमने नाम रखा हुआ है, जिसके फिजिक्स के अंदर जो साइंटिस्ट ने नाम रखा हुआ है वो आप नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं यहाँ पे वो है हमारे पास एक हम करते हैं एक्स एक्सिस लाइन जो हमारे पास होती है, एक हमारे पास वाई एक्सिस लाइन है, और थर्ड वन हमारे पास क्या है जी एक्सिस। अभी तक ना हमारे पास जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप जो एफएससी लेवल है या जो हमारे पास आपका एसएससी लेवल है या एचएसएससी लेवल है, मीन्स कि एफएससी या आप ये मैट्रिक कह सकते हैं, उसमें हम 2 या 3 हम लोगों ने एक्सिस अभी तक स्टडी किए हुए हैं। अब अगर 2 लाइनें ड्रॉ करता हूँ मैं तो वो आप ये देखें कि ये है मेरे पास, अगर ये है मेरे पास 2 लाइन का सिस्टम, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास, और ये मेरे पास क्या है वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट इस लाइन को मैं क्या नाम देता हूँ, ये मेरे पास है, अगर इसको 2 एक्सिस का, और हमारे पास ये है दूसरा, हमारे अगर बात करते हैं वो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ कि हमारे पास जो दूसरे से वो क्या है स्टूडेंट हमारे पास वो है, अगर मैं 3 लाइन की बात करता हूँ वो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है।
ये बिल्कुल ऐसे है कि देखिए ये दो लाइन तो आपस में इस तरह मिल गई ना कि अगर मैं इन दो लाइन की बात करता हूँ कि दो लाइन तो मैं वो मेरे पास ये चीज़ बन जाती है। अब यहाँ पे देखें, एक आप इसको एक्स एक्सिस कह लें और ये हमारे पास क्या बन गया, वाई एक्सिस बन गया। अब इनके दरमियान एंगल कितने का, परपेंडिकुलर से मुराद कि एंगल इनके दरमियान कितने का है, 90 डिग्री का। ये 90 बन गया, इधर भी 90 का है, इन दोनों में 90 का, और इधर भी क्या है हमारे पास 90 का। ठीक है, अब इनके दो लाइंस के दरमियान एंगल कितने का है, यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ हमारे पास 90। अगर मैं इसको लेट करता हूँ 90, चाहे मैं इस पोर्शन को लेट करूँ, चाहे मैं इस पोर्शन को, या मैं इसको सपोज करता हूँ, तो सब हर एक में जो पोर्शन उसके दरमियान एंगल कितने का, 90 का। ओके, यहाँ पे जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, हमारे पास ये है, ये भी एक वेक्टर पॉइंट ही होता है, लेकिन इसकी आपने कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री एंगल होता है। अच्छा, अब हमारे पास स्टूडेंट ये जो टू लाइन का जो सिस्टम है, इसको जो हम नाम देते हैं वो हम नाम देते हैं टू डायमेंशनल। इसको हम नाम देते हैं टू डायमेंशनल कॉम्बिनेशन, जिसको आप क्या कहते हैं, प्लेन का नाम देते हैं। और आपने अक्सर स्टडी किया होगा 2D शेप, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, टू डायमेंशनल से मुराद ये है कि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये चीज़ आ जाती है, जिसको हम लोग प्लेन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास ये दो लाइन का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह जब हमारे पास तीन लाइन की कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, तो ये बन जाता है मेरे पास जो है वो, जो हमारे पास ये चीज़ है वो है थ्री डायमेंशनल, जिसको मैं क्या का नाम दूँ, इसको हम लोग स्पेस एंगल का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम स्पेस की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, चाहे वो दो है चाहे वो तीन है, हर एक में एंगल जो है वो कितने का होता है, इधर भी 90 का ही होगा, 90। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, इनको देखता हूँ आपस में, इन दोनों के दरमियान भी 90। अगर मैं इसको देखता हूँ तो इन दोनों के दरमियान भी कितने का एंगल बनेगा, 90 का। अब मीन्स कि ये इस तरह स्टूडेंट, ये शेप इस तरह बनती है हमारे पास। ये देखें कि ये शेप हमारे पास इस तरह बनती है। अगर मैं चाहे ये देखें, आप ब्लैक और ब्लू को देखें तो इनके दरमियान भी एंगल 90 का। अगर आप रेड और ब्लैक को देखें तो इनके दरमियान भी एंगल 90 का। और अगर आप रेड और ब्लू को देखें तो इनके दरमियान भी एंगल 90 का। मीन्स कि ये इनका कॉमन पॉइंट दरमियान वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और ये जो लाइन इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर कि वो इसको मैं एंगल इस तरह ड्रॉ, हम लोग पेज के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो तीनों के दरमियान एंगल 90, 90 एंड 90। तो ये मेरे पास जो स्टूडेंट है, ये बन जाती है थ्री डायमेंशनल, जिसके अंदर यहाँ पे हम लोग, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, 3D। इस शेप को हम लोग नाम देते हैं 3D, जिसको आप स्पेस के अंदर पढ़ते हो। आजकल आप देखते हैं जी, तो 3D मूवीज़ का आपने सुना जी, 3D मूवीज़ आ गई, 3D गेम्स आ गई। तो ये हमारे पास प्लेन के एक पेज के ऊपर जब आपने कोई डायग्राम ड्रॉ करनी थी पेज के ऊपर, तो वो 2D। लेकिन जब हम स्पेस के अंदर भी काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 3 डायमेंशनल एंगल। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका दूसरा नाम जो है वो कार्टेशियन सिस्टम भी है। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर दो कॉम्बिनेशन है, एक 2D कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या है हमारे पास 3D कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हम लोग स्पेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है। अब हमारे पास ये हमने यहाँ पे दो टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन टॉपिक और हमारे पास दूसरा क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया। अब जो स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा एडिशन ऑफ वेक्टर का, कि वेक्टर्स को ऐड किस तरह किया जाता है, वो आप लोग मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास हमने ये दो टॉपिक जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हमारे पास थर्ड टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब स्टूडेंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, सपोज दैट कि हमारे पास, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 kg मैस है और आप उसको ले जाते हो 2 kg अनदर मैस चाहते हो, तो 2 + 2 कितना हो जाता है हमारे पास, वो बन जाता है 4। ठीक हो गया। ये तो सिंपल हम लोगों ने ऐड कर लिया ना उसको। आप लोगों को अगर याद होगा, आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है,
कैन वी ऐड अ वेक्टर लाइक अ स्केलर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिफरेंस कि हम लोग स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर्स क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज स्केलर क्वांटिटी जस्ट एक सिंपल मैग्नीट्यूड है हमारे पास, ठीक है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के अंदर हम लोगों ने मैग्नीट्यूड, हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस हमारे पास जो है वो डायरेक्शन, हमने इन दोनों चीज़ों को देखना होता है। तो हम उसके बाद इसको ऐड करते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को। अब तो इस तरह हम, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो वेक्टर को ऐड करने का तरीका है वो डिफरेंट है। अब हम कौन सा, वो हमारे पास जो मेथड हमें डिस्क्राइब किया गया साइंटिस्ट ने, वो है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल सुनिए, ये हमारे पास जो मेथड है। अब हेड टू टेल रूल, अब ये कौन सा मेथड सुनिए, ये है ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड टू ऐड टू और मोर वेक्टर्स विद ईच अदर। ठीक हो गया। अब इसका मैं आपको ग्राफिकली मेथड बता देता हूँ, वो क्या है ग्राफिकली मेथड। हमारे पास जो है वो हमारे पास जो ग्राफिकली मेथड है वो ये है कि देखें, मैंने क्या लिया, हेड टू टेल रूल है कि लेट सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर जो है मेरे पास वो है वेक्टर ए, ठीक हो गया, और दूसरा मेरे पास है स्टूडेंट वेक्टर बी। अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं इन दोनों को ऐड कैसे करूँगा स्टूडेंट? यहाँ पे देखें कि ये मैंने ले लिया एक वेक्टर ए ले लिया, हमारे पास हेड टू टेल रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये मेरे पास वेक्टर ए आ गया, ठीक हो गया। और यहीं पे स्टूडेंट मेरे पास ये आगे मैं क्या कर लिया, ये मैंने वेक्टर बी ले लिया हमारे पास। मीन्स कि देखें हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो अब इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट हमारे पास वो यहाँ पे बनेगा, ये रिजल्टेंट हमारे पास बन जाता है यहाँ पे आर। और हम आर का क्या लिखें, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। आगे तो क्या बन गया हमारे पास स्टूडेंट ए प्लस बी, ये हमारे पास बन गया रिजल्टेंट। और इसको हम लोग कर दें ये चीज़ बन, तो ये हमारे पास क्या बन गया, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट कि वेक्टर ए का, और प्लस क्या लिख दिया मैंने, वेक्टर बी। अच्छा सुनिए, यहाँ पे जो एडिशन ऑफ वेक्टर में है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है टू टेल रूल में, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इससे क्या मुराद है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि देखें, अगर ये चीज़ मैंने इस तरह ले ली हुई है, तो अगर मैं इधर ऐसे करता हूँ कि अगर मैं इसके ऑपोजिट के पहले मैं कहता हूँ पहले मेरे पास वेक्टर बी है और फिर मेरे पास क्या है, वेक्टर ए है। यहाँ पे देखें फर्स्ट मैंने क्या किया था, मैंने जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर का लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने हेड ले लिया हुआ पहले वो बी वेक्टर का लिया, मैंने इसको बी को पहले ऐड कर लिया। मींस क्या, मैंने इसका जो रिवर्स नहीं किया, इसमें रिवर्स प्रोसेस नहीं है। रिवर्स प्रोसेस तब होता जब मैं क्या करता इस चीज़ को कि मैं वेक्टर बी को उलट करता, कि वेक्टर बी की डायरेक्शन को चेंज करता, या मैं वेक्टर ए की डायरेक्शन को चेंज करता, तब वो अपोजिट हम जाते हैं। ये देखें डायरेक्शन दोनों की सेम है, बस क्या किया कि हम लोगों ने वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज किया है। हम लोगों ने वेक्टर बी को पहले ले लिया है और वेक्टर ए को हम लोगों ने बाद में ले लिया है। तो अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं प्रॉपर इस तरीके से, तो ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, वेक्टर ए, ठीक हो गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, वेक्टर बी आ गया। अब देखें रिजल्टेंट इन दोनों का क्या बनेगा, दरमियान में बनेगा, ये बनेगा आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या बनेगा, आर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो आप लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, वो क्या है हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। मीन्स कि आप लोग बेशक किसी भी चीज़ की प्लेस को चेंज कर दें। यहाँ पे देखें आप लोगों के पास क्या चीज़ चेंज है, प्लेस चेंज की है। ए की जगह पे आप लोग बी को ले आए हैं और बी की जगह पे आप लोग ए को ले आए हैं, लेकिन जो इनका सम होगा वो क्या होगा, सेम। इनकी जो मैग्नीट्यूड का सम है वो क्या होगा, सेम। अब देखिए डायरेक्शन तो हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफिकली शो कर दी ना, तो इनका जो मैग्नीट्यूड का सम वो देखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं मैग्नीट्यूड को प्लस करता हूँ 3 + 2 और
2 + 3, ठीक है। तो इजिकल आंसर क्या आएगा 5 = 5, मीन्स कि आप लोग बेशक प्लेस को चेंज कर दें, जो आपका आंसर है वो रिमेन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये देखिए जब मैंने ऐड कर दिया तो ये क्या बन गई, अब इसकी कंबाइंड मैग्नीट्यूड आ गई। लेकिन स्टूडेंट जब मैं इसी कंबाइंड मैग्नीट्यूड को दोबारा वेक्टर के अंदर चेंज करना चाहता हूं तो उसको हम लोग नया नाम देते हैं। वहां पे जो हमारे पास आएगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मीन्स कि जब आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने रिजल्टेंट फाइंड कर लिया तो उस रिजल्टेंट को दोबारा अपना इस शेप में लेके आना, वेक्टर ए को और वेक्टर बी को अलग अलग करना इस रिजल्टेंट से, तो वो होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जो कल हमारे पास लेक्चर होगा, हम वो उसके अंदर इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास अब क्या हो गया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमारे पास हो गया और एडिशन ऑफ वेक्टर भी हो गया। अब स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स की टाइप्स कितनी है, ठीक है। या वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या नहीं, या वेक्टर्स रिलेटेड डिफरेंट जो फॉलोइंग टर्म्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं वो कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ पे कि वेक्टर फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, यूज इन वेक्टर। अब सो हमारे पास सबसे पहले उसमें चीज़ आ जाती है रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज़ है, जिस तरह अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया था कि ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, आर आ गया। तो ये रिजल्टेंट आर क्या है, तो ये रिजल्टेंट आर है, आप ये यहाँ पे नोट कर लें, आ कंबाइन effect, a combined effect of two or more vector is called resultant vector, ठीक है। कंबाइन इफेक्ट, तो यहाँ पे क्या हमारे पास है कि कंबाइन इफेक्ट जो होता है, कंबाइन इफेक्ट टू और मोर वेक्टर्स का, ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स के जो कंबाइन इफेक्ट हम दो वेक्टर को, ठीक है, कंबाइन करते हैं, तो चाहे वो दो वेक्टर, चाहे हमारे पास वो ज़्यादा वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं, उनका जो कंबाइन इफेक्ट होता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। ये हमारे पास पहली चीज़। अब इसके बाद दूसरी हमारे पास चीज़ आ जाती है, वो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। असल हमारे पास जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या चीज़ है कि हम वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे है जिस तरह हम रिजल्टेंट की बात करते हैं कि लेट्स सपोज देखें कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये हमारे पास बात करता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इसकी मैं फोर्स की बात कर देता हूँ कि एक फोर्स एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास है 5 न्यूटन, ठीक हो गया। अब इसी तरह ये वेक्टर ए है, इस तरह का वेक्टर बी है, मीन्स कि इसके ऑपोजिट, ठीक है। अब वो एक और स्टूडेंट मीन्स कि कोई है वो जो फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, उनके 3 न्यूटन की, ठीक है। अब अगर ये मैं यहाँ पे इसका रिजल्टेंट फाइंड करता हूँ तो इसके क्या ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पर अगर मैं करता हूँ कि अगर इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखूंगा, कंबाइंड फॉर्म इस तरह कि ये अगर 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है, ठीक है, और 3 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है ऐसे, तो इनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ एक्शन एंड रिएक्शन का, तो इनका जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है, बिकॉज बी की जो डायरेक्शन है वो इसके जो बी की डायरेक्शन है उसके क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। ये नेगेटिव बी बन जाएगा और ये क्या है, ए इस तरह आ जाएगा। तो सुनिए यहाँ पे याद रखिएगा फिजिक्स के अंदर जो है ये जो नेगेटिव साइन है ये जस्ट डायरेक्शन को शो करता है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये बात आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के अंदर भी चीज़ें पूछी जाती है कि क्या मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकती है, तो याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जो नेगेटिव साइन है वो जस्ट ऑपोजिट जो डायरेक्शन है एक वेक्टर की उसको शो करता है कि भाई ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर के ऑपोजिट है। तब जब यहाँ पर रिजल्टेंट में करूँगा तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू 5 - 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा।
यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 2 न्यूटन। तो ये है मेरे पास सिंपल वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब ये आप इसको इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं या रिजल्टेंट, अगर दूसरा फॉर्म भी डायरेक्ट भी, और अगर एक और फॉर्म है ये भी अभी रिजल्टेंट फाइंड कर लेना, तो a प्लस आप इसको नेगेटिव इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास देखिए रिजल्टेंट आपको डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं और रिजल्टेंट को आप इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो दोबारा क्या चीज़ आ जाएगी, ए इस तरह वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो ये चीज़ है, ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू, आप डायरेक्ट इसको इस तरह लिख लें, दोनों क्या है, दोनों फॉर्म में जो आपका आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये है मेरे पास स्टूडेंट वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। जो हमारे पास इसी का थर्ड पोर्शन है वो क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स। अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर भी हमारे पास 3 चीजें हैं। वो चीजें कौन कौन सी हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, बाय अ स्केलर, ये स्टूडेंट ये चीज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ स्केलर। अब यहां पे इसके अंदर क्या चीज है हमारे पास, नंबर 1 है विद पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास विद नेगेटिव नंबर और इंटीजर, आप यहां पे जो मर्जी कह लें, और विद स्केलर क्वांटिटी, विद स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पे देखें, पहला जो मेरे पास है वो क्या चीज है, विद पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब यहां पे देखें स्टूडेंट, मेरे पास सपोज दैट कि ये वेक्टर ए है, ठीक हो गया, ए वेक्टर। अगर मैं इसको वेक्टर को विद पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, लेट सपोज वो मेरे पास, लेट वो जो मेरे पास नंबर है वो है 2, जो इंटीजर वो मेरे पास क्या है 2, तो मेरे पास ये वेक्टर क्या बन जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अब ये वेक्टर की लेंथ बढ़ गई, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, 2a वेक्टर आ गया यहाँ पे मेरे पास, कि वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या बन गई, 2a बन गई। अगर यहीं पे मैं इसको बात करता हूँ कि नेगेटिव की बात करता हूँ विद अ नेगेटिव नंबर, कि यहाँ पे देखिए सुनो मेरे पास यही वेक्टर a है, ठीक है, अगर मैं इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको लेट्स फिर यहाँ पे अगेन लेट वो नंबर है -2, ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2a आ जाएगा। अब देखें -2 की बात करता हूँ, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, मैंने भी यहाँ पे एक चीज लिखी है, अगर मैं a की बात करता हूँ वो डायरेक्शन ही है, लेकिन जो ही मैंने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगी, लेकिन ये डायरेक्शन इधर की बजाय वो क्या आ जाएगी, डायरेक्शन मेरे पास इधर आ जाएगी, तो मेरे पास क्या ये बन जाएगा -2a। अब देखिए यहाँ पे दोनों बातों में डिफरेंस क्या है, कि जब आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जस्ट क्या चेंज हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो गई। बट जब आपने इसको क्या किया है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे वो चीज़ क्या बन जाएगी, मेरे पास जो है वो उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगी, लेकिन साथ है उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब इसी मल्टीप्लिकेशन में जो मेरे पास थर्ड है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी के साथ स्टूडेंट मेरे पास ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्केलर क्वांटिटी के साथ क्या करता हूं मैं इसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, किसी भी वेक्टर को, कोई वेक्टर में बस वेलोसिटी है, सपोज दैट वेलोसिटी हो गया, ठीक है, अब मैं अगर वो स्केलर क्वांटिटी को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, वहां पे मेरे पास वो जो चीज है वो चेंज हो जाएगी, जो नई क्वांटिटी बनेगी, ड्राइव क्वांटिटी बनेगी, वो भी क्या बनेगी, स्केलर बनेगी। सपोज दैट मेरे पास कि यहाँ पे देखें जो थर्ड वन है कि मेरे पास लेट आई हैव अ वेक्टर वेलोसिटी, ठीक हो गया। अब इस वेलोसिटी को मैं मल्टीप्लाई करता हूं मैस का, मल्टीप्लाई विद मैस, मल्टीप्लाई बाय मैस m। अब सुन देखें, जब मैंने इस m को मल्टीप्लाई किया v के साथ, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास वो जो नई चीज बनती है वो क्या बनती है, मोमेंटम।
क्या चीज़ बन जाती है? मोमेंटम। जो आप लोग क्लास 9 के अंदर पढ़ा हुआ है कि मैंने यहाँ पे देखे मैस और मैस किससे मल्टीप्लाई किया? वेलोसिटी के साथ। तो नई जो मेरे पास क्वांटिटी बनी वो भी क्या बन गई? स्केलर क्वांटिटी बन गई। ठीक है, अब जो स्केलर क्वांटिटी बनी वो क्या किससे बनी कि मैंने अपने वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो जो न्यू क्वांटिटी आ गई वो भी मेरे पास क्या आ गई है? वो भी एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। ओके, अब इसी तरह जो यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि वो एग्जांपल कौन सी है। ठीक है, किसके साथ? स्केलर क्वांटिटी के साथ। ठीक है, मैंने मेरे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन है मल्टीप्लाई विथ स्केलर क्वांटिटी, वो क्या है? मैस, स्केलर क्वांटिटी मैस। ठीक है, अब दोस्तों मैंने इसको मैस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या बन गई? फोर्स। क्या चीज़ बन गई है? फोर्स। अब ये देखिए, ये भी मेरे पास क्या है? एक ये वेक्टर क्वांटिटी आ गई। ठीक है, कि देखिए आपके पास दो वेक्टर थे, एक वेक्टर आपके पास था वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी आपने उसको मैस से मल्टीप्लाई किया। अब यहीं पे दोबारा एक और वेक्टर है, वो है मेरे पास एक्सेलरेशन, और उसको मैंने दोबारा किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? एम के साथ मल्टीप्लाई, एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास एक नई जो है वो ड्राइव क्वांटिटी आ जाती है। तो तीन चीज़ें कि पॉजिटिव नंबर के साथ, नेगेटिव नंबर के साथ और स्केलर क्वांटिटी के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि ये हमारे पास कि एक न्यू ड्राइव क्वांटिटी आ जाती है कि जब मैं किसी भी वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, जो यहाँ पे मेरे पास थर्ड पोर्शन हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारे स्टूडेंट, अब हमारे पास जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है, वो आगे हमारे पास यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो दो नल वेक्टर है, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर एक चीज़ है और नल वेक्टर जिसमें से दो चीज़ें रह गई हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और फिर मैं आपको कल के लेक्चर में हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ये भी होगा कि हम लोग वेक्टर को जो है वो जो एक वेक्टर को किस तरह सॉल्व करते हैं, एक रिजल्टेंट जो हमने लिया हुआ है उससे हम लोग किस तरह उस तरफ जाते हैं कि हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किस तरह करते हैं, उससे जो प्रीवियस वेक्टर वो किस तरह लेके आते हैं, या फिर हम वेक्टर से रिजल्टेंट की तरफ किस तरह जाते हैं कि दो वेक्टर आ जाए तो उनकी डायरेक्शन को हम लोगों ने किस तरह देखना, वो हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो आपने इस सारे लेक्चर को रिवाइज करना है। ठीक है, अपनी नोटबुक पे इसको लिखना है। और सुन देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो फिज़िक्स है वो आपको रीड करने से नहीं आती। फिज़िक्स आपको जो है जिस तरह मैथमेटिक्स है, सेम फिज़िक्स बिल्कुल वैसे है। फिज़िक्स जो है वो आपको जो प्रैक्टिस के साथ आएगी। फिज़िक्स नीड्स प्रैक्टिस। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाके आपको फिज़िक्स यहाँ पे समझ आएगी। तो ये इस लेक्चर को आपने समझना है। ठीक है, एफएससी के अंदर आप फर्स्ट डे से लेक्चर को आप लोग स्टडी करेंगे, लेक्चर को लिखेंगे, फिर जाके आप लोगों को जो है वो लेक्चर को समझ भी आएगा और एट द एंड ऑफ द ईयर आप लोग अच्छे जो मार्क्स हैं वो भी स्कोर कर सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस जो है वो आपको फिजिक्स नहीं आ सकती। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है कि आप लोग पास तो हो जाते हो, लेकिन पास आप किस परसेंटेज से होते हो? 50%, 40%। तो जिस स्टूडेंट ने साइंस रखी हुई है तो उसने पासिंग मार्क्स नहीं लेने। आजकल जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस मेरिट को अटेन करने के लिए आप लोगों को अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर करने पड़ते हैं। और अच्छे मार्क्स जो है वो फर्स्ट डे से रेगुलरिटी आपके पास होगी, पंक्चुअलिटी आपके पास होगी, मीन्स के डे बाय डे का जो लेक्चर होगा वो आपने उसी रोज़ जो है वो लिखना भी है और उसी रोज़ आपने उसको याद भी करना है। तब जाके आपको जो फिजिक्स है या कोई भी साइंस सब्जेक्ट जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे लेक्चर को अच्छे तरीके से करेंगे और जो प्रीवियस लेक्चर था इस वेक्टर के बारे में आप उसको भी अच्छे तरीके से नोट किया होगा आपने, और आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके लिए मुलाकात करेंगे। और वो जो लेक्चर है वो आप स्टूडेंट आप ये समझने कि अब आपके नेक्स्ट जितने भी लेक्चर हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, तो आप उनको लाजमी सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।